जय हिंद बच्चों। इससे पहले वाली क्लास में हम सब इस्लाम का भारत में आगमन, तुर्कों का भारत पर आक्रमण, अरब वासियों ने भारतीयों से क्या क्या सीखा तथा भारतीयों ने अरब वासियों से क्या क्या सीखा, इन सब बातों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज वाली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण। यह है महमूद गजनबी। तुर्कों द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य अफगानिस्तान के महमूद गजनबी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया, पर वह भारत में राज नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान व खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थीं। बच्चों, इतने पैराग्राफ में हम कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले उसको देखेंगे। बच्चों, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि महमूद गजनबी कहाँ का था, तो आप लोग आंसर करेंगे महमूद गजनबी गजनी राज्य जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ का था। बच्चों, यदि दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि महमूद गजनबी किस वंश का राजा था, तो आप लोग आंसर करेंगे महमूद गजनबी तुर्क राजा था। जब महमूद गजनबी भारत में राज नहीं करना चाहता था, तो फिर वह भारत में क्यों आया? इसलिए कि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। बच्चों, महमूद गजनबी भारत पर शासन करने नहीं आया था, बल्कि धन इकट्ठा करने आया था और अपनी सेना बनाने आया था। इस कोशिश में उसने सन 1000 से सन 1025 तक 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया, उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठी हुई थी। बच्चों, अब हम इतने में से कितना क्वेश्चन आंसर बन सकता है उसको देखेंगे। इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो आप लोग आंसर करेंगे महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनबी का उद्देश्य राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा करना था। पहले हम लोग देखेंगे बौद्ध मठ क्या है। तो बौद्ध मठ का अर्थ है जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा दिया जाता था, उसे हम बौद्ध मठ कहते हैं। अब आगे देखेंगे। धन दौलत इकट्ठी हुई थी। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। तो महमूद गजनबी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो 1025 ईस्वी में हुआ था, वह प्रसिद्ध है और यह सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। बच्चों, ये है अपना भारत, ये वाला क्षेत्र गुजरात है और गुजरात के सबसे उत्तरी क्षेत्र को हम सौराष्ट्र कहते हैं, जहाँ थार का मरुस्थल है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। किस मंदिर को? तो सोमनाथ मंदिर को। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ। जब महमूद गजनबी सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था, तो उसके बाद जो सोमनाथ मंदिर बनवाया गया है, उसके निर्माणकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। ये है आधुनिक सोमनाथ मंदिर। गजनबी यहीं से आया था। यह है गजनी साम्राज्य जो कि अफगानिस्तान में है। यह अपना भारत। अल-बरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। इनका मूल नाम अबी रैहान मोहम्मद बिन अहमद था। इनका जन्म 973 ईस्वी में खीवा में हुआ। अल-बरूनी महमूद गजनबी का समकालीन था और वह भारत आया था। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन जैसे समाज, रीति रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तार से जानकारी दी है।
जिनके मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। अब बच्चों इनमें से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन यह बन सकता है कि अल बरूनी कहाँ का विद्वान था। तो अल बरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। अल बरूनी का मूल नाम क्या है। तो अल बरूनी का मूल नाम अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद था। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा में हुआ। अल बरूनी किसके साथ भारत आया। तो अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया। बच्चों अब हम आगे देखेंगे। विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। संकुचित का अर्थ है बहुत थोड़ा सूक्ष्म कह सकते हैं हम। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें नहीं पसंद थे। इन्हीं कारणों से वे उन्हें मलेच्छ कहते थे। भारतीय लोग विदेशियों को क्या कहते थे। तो भारतीय लोग विदेशियों को मलेच्छ कहते थे। क्यों कहते थे। क्योंकि उनके तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें नहीं पसंद थे। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। अर्थात जो भारतीय अपने व्यवसाय करते थे वे उन्हीं को श्रेष्ठ मानते थे। सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था। वे एक थाल में नहीं खाते थे। भारत में लोग दैनिक कार्यों को करने में सगुन को महत्वपूर्ण मानते थे। सगुन अर्थात शुभ समय को महत्वपूर्ण मानते थे। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है। अनंत अर्थात जिसका अंत ना हो, स्वतंत्र है अर्थात किसी के बंधन में नहीं बंधे हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ है सब कुछ जानने वाले, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवनदाता है, शासक है। तो हिंदू लोग ईश्वर को अनादि, अनंत, स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ तथा सबसे बुद्धिमान, जीवंत और जीवनदाता मानते थे। भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांतों के रूप में दी गई है। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं। बच्चों हम देखें इसका अर्थ देख लेंगे। इसका अर्थ 5 सिद्धांत क्या क्या। पृथ्वी और ग्रह, ग्रह में जब सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस का नाभिकीय संलयन हुआ तो सूर्य से कई छोटे छोटे पिंड बाहर निकले जिनमें से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। उनमें से एक है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का आकार और घूमना ये सब खगोल विज्ञान में है। सूर्य और चंद्र ग्रहण, सूर्य क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, इनका पर्यवेक्षण कैसे किया जाता है। पर्यवेक्षण करना अर्थात उनका निरीक्षण करना, उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों को भारतीय अवधारणाएं हैं। इन सबको भारतीय लोग मानते थे। भारतीय गणितज्ञ, गणितज्ञ का अर्थ है गणित को जानने वाले तथा खगोल शास्त्री योग्य हैं, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी, तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इनके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी। जैसे बच्चों हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो एक जगह पर स्थित है और गांव में सभी लोग यही मानते भी हैं, लेकिन भूगोल में कहा गया है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन आजकल भी भारतीयों के विचारों में वही रूढ़िवादिता बनी हुई है। जो हम आगे देखेंगे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का था जहाँ से महमूद गजनबी आया था, वहीं से मोहम्मद गौरी भी आया था। उसने गजनी पर 1173 से 1174 ईस्वी में अधिकार कर लिया। गजनी अर्थात जहाँ महमूद गजनबी था वहाँ पर मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया। भारत पर उसने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। मुल्तान पर विजय करने के बाद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आगू पहाड़ी के निकट पराजित किया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी।
इस पराजय के बाद गौरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किया। 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। बच्चों, अब हम पहले इसका अर्थ देखेंगे और समझेंगे मैप के माध्यम से। मोहम्मद गौरी गौर नामक स्थान का था। ये अपना इंडिया है। यहाँ है पाकिस्तान, यहाँ है अफ़गानिस्तान। यहीं अफ़गानिस्तान में यहाँ का था मोहम्मद गौरी। इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान पर विजय करने के बाद मोहम्मद गौरी ने गुजरात, ये वाला क्षेत्र, गुजरात पर इसने आक्रमण किया। गुजरात पर आक्रमण करने के बाद वहाँ के शासक चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया। उसके बाद यह आबू पहाड़ के निकट इसे पराजित किया गया। आबू पहाड़ी राजस्थान में है, जिसे हम माउंट आबू कहते हैं। ये गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ पर है माउंट आबू पर्वत। इसी पर मोहम्मद गौरी को पराजित किया गया। यह मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। उसके बाद उसने पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब राजस्थान से ऊपर पंजाब राज्य स्थित है तथा उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। और आगे देखेंगे, यह है मोहम्मद गौरी। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान को। पंजाब जीतने के बाद उसने राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, के राज्य में मिलने लगी। तो पंजाब, जब मोहम्मद गौरी पंजाब को जीत लिया तो उसकी सीमाएं दिल्ली और अजमेर राजस्थान में है, तो उसकी सीमाएं दिल्ली और अजमेर से लगने लगी। ये है इंडिया, यह है गुजरात, यहाँ है राजस्थान और यही है दिल्ली और राजस्थान से इसकी सीमाएं लगने लगी। पृथ्वीराज चौहान जिन दिनों मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चौहान, जिसे चाहमान कहते हैं, वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। विस्तार अर्थात अपने राज्य को बढ़ाने में लगे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी एवं योग्य सेना नायक था। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया। इनमें चंदेल शासक परमर्ददेव भी था। परमर्ददेव के आल्हा उदल नाम के लोक प्रसिद्ध सेना नायकों ने भीषण युद्ध किया, पर वे युद्ध में मारे गए। भटिंडा पर मोहम्मद गौरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। संघर्ष अर्थात लड़ाई की स्थिति बन गई। यह है पृथ्वीराज चौहान। अब हम देखेंगे तराइन का युद्ध। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराइन, जो कि हरियाणा के करनाल जिले में है, के मैदान में 1191 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और वह जान बचाकर भागा। बच्चों, तराइन का युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे एक कहानी है। जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी युद्ध में आमने सामने आए, इसका एक मुख्य कारण था वहाँ के एक शासक थे जयचंद, जिनकी पुत्री का नाम संयोगिता था। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन यह जयचंद को मंजूर नहीं था। तो संयोगिता का जयचंद ने स्वयंवर रखवाया, जहाँ पर संयोगिता को कहा गया कि वह अपने मनपसंद से युवक से शादी कर सकती है। तो उस स्वयंवर में विभिन्न देशों से राजाओं को बुलाया गया और सभी लोग आए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को जयचंद ने नहीं बुलाया। जयचंद ने स्वयंवर में घोड़े से खुद आ गए और संयोगिता को भगाकर लेकर चले गए, जिससे क्रोधित होकर जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की तराइन के युद्ध में मदद नहीं किया, बल्कि मोहम्मद गौरी की मदद कर दी। अब हम आगे देखेंगे, यह तराइन का क्षेत्र। मोहम्मद गौरी 1 साल तक शांत रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। जब मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में हार गया तो वह 1 साल तक शांत रहा और अपने सेना को शक्तिशाली बनाने लगा।
1192 ईस्वी में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिनमें पृथ्वीराज चौहान हार गया लेकिन मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। दोनों के बीच एक बार पुनः तराइन के मैदान में, तराइन कहाँ है, तराइन हरियाणा में है, में भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज जो कि अपने उत्तर प्रदेश में है, के शासक जयचंद, जिसको अभी हम बताएं कि संयोगिता के पिता थे, जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद संयोगिता के पिता जयचंद को चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में पराजित किया। मोहम्मद गोरी एवं उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहारा एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के समय 1206 ईस्वी में तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। बच्चों, एक कहानी भी कहा गया है कि जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध में हार गया तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया तथा मोहम्मद गोरी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया और पृथ्वीराज चौहान को नीचे खड़ा कर दिया और पृथ्वीराज चौहान की आंखों पर पट्टी बांध दिया गया तथा मोहम्मद गोरी ने आदेश दिया कि तुम यदि मुझे मार सकते हो तो तीर धनुष उठाओ और मुझे मारो, लेकिन तुम्हें आँख नहीं खोलनी है, तुम्हारी आंखें पट्टी से बंधी रहेंगी। तो पृथ्वीराज चौहान ने तीर धनुष उठाया और वहीं पर एक दरबारी था जिसने एक कविता बोला कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। अर्थात 4 बास की दूरी पर 24, उसके बाद 24 गज की दूरी पर और 8 अंगुल की दूरी पर, 4 बास 24 गज और 8 अंगुल की दूरी पर वह सुल्तान बैठा था, जिसे अंदाजा लगाकर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बाढ़ से मार दिया। अब हम आगे देखेंगे तुर्कों की जीत के कारण क्या थे। इतिहासकार राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमत नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण हैं। बच्चों, हम देखेंगे तुर्कों की जीत के कारण क्या क्या थे। राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था। राजपूत राजाओं में एकता नहीं थी, वे अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे हुए थे। राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना। राजपूत पुराने युद्ध प्रणाली, न उन्हें घोड़े का ज्ञान था, न हाथी का ज्ञान था और उतना उनको शस्त्रों का प्रयोग भी नहीं आता था। तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना, तो वहीं तुर्कों के पास अच्छी नस्ल की घोड़े भी थे, फुर्तीले घुड़सवार भी थे। तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, और तुर्क सैनिकों में जो सैनिक थे वे एक अच्छे तीरंदाज थे। भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना, और वहीं भारतीय समाज में ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना विद्यमान थी। अब हम प्रमुख शब्दावलियाँ देखेंगे। तुर्क किसे कहते हैं, तो मध्य एशिया व तुर्किस्तान के क्षेत्र में रहने वाली जाति को तुर्क कहते हैं। मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? मध्य एशिया में तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब देशों को हम मध्य एशिया कहते हैं। हिजरत क्या है? बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हम हिजरत पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद साहब जब मक्का को छोड़कर मदीना चले गए तो उनका यहाँ चले जाना हिजरत कहा जाता है। बच्चों, अब हम आ गए हैं अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न को हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।